नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राममिलन विश्वकर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है जनसंख्या भूगोल में हम पढ़ेंगे जनसंख्या का प्रवास सिद्धांत। इसमें कम से कम 11-12 ऐसे सिद्धांत आते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इसी से सूक्ष्म प्रवास सिद्धांत जो पूछा था आपका 2024 दिसंबर में, बहुत सारे लड़के वहाँ पर क्वेश्चन को गलत करके आए थे, तो उसको भी मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रवास सिद्धांत क्या है और कौन कौन भूगोलवेत्ताओं ने प्रवास सिद्धांत के बारे में अपने मॉडल वक्तव्य दिए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, मैं जाके सब्सक्राइब रेशियो देख रहा था तो मेरे चैनल पर 90% लोग देख के चले जाते हैं और 10% ही लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। तो ये रेशियो जो है उल्टा होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप बस अपना जो है फ़ायदा निकाल के चले जा रहे हैं। ऐसे आप ये सोच रहे हैं कि आपका बस यहाँ पर लाभ हो रहा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों का नुकसान हो जा रहा है। देखिए, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और बहुत सारे लोगों के पास मेरा वीडियो नहीं पहुँच पाता है। अगर लाइक आप करते हैं तो लाइक करने से वीडियो को जो है एक हाई मिलती है, जहाँ से ज़्यादा सर्च करने पर मेरा वीडियो पहले से होता है। और कमेंट करेंगे तो अच्छे कमेंट रहेंगे तो लोग एक ट्रस्ट करते हैं। अगर अच्छा मेरा पढ़ाया हुआ है, कंटेंट अच्छे हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, प्रवास सिद्धांत जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रवास होता क्यों है। आखिर में प्रवास का जो कारण क्या है और किस कारण में किस रूप में प्रवास होता है। तो चलिए पहले प्रवास के रूप जान लेते हैं। पहला जो होता है उत्प्रवास, जिसे इमिग्रेशन कहा जाता है। दूसरा जो होता है अप्रवास, जिसे इमिग्रेशन कहा जाता है। अब देखिए, ये दोनों जो है ना टर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट उठा के किसी भी बड़े एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला जो यहाँ पर है उत्प्रवास इमिग्रेशन, इसे बाह्य प्रवास या आउट माइग्रेशन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब ये आउट माइग्रेशन या बाह्य प्रवास होता क्या है? तो जिस स्थान को कोई मनुष्य छोड़ के अन्य स्थान पर चला जाए, जैसे भारत से लोग चले जाते हैं श्रीलंका, जैसे भारत से सऊदी अरब, भारत से आप अफ्रीका महाद्वीप में चले जाइए, दक्षिणी पूर्वी एशिया में चले जाइए, बस आप जाकर वहाँ जॉब कीजिए, वहाँ पर आप बसते नहीं हैं, तो इसे हम कहते हैं उत्प्रवास इमिग्रेशन। वहीं पर अप्रवास जो होता है इमिग्रेशन जैसे कहा जाता है, जिसमें आई होता है पहले। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने मूल स्थान को छोड़ के कहीं जाके बस जाता है। कहाँ पर? मान लीजिए इंग्लैंड के जो निवासी हैं, जहाँ यूएसए में देखेंगे, यूएसए में पूर्वी इंग्लैंड है, वहाँ पर जो बसे हुए इंग्लैंड के निवासी, जैसे आप साउथ अफ्रीका में देखेंगे, वहाँ पर भी कुछ लोग बसे हैं जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो ये जो बस जाते हैं अपने स्थान को छोड़ के अन्य स्थान, जैसे भारत के लोग जाके अमेरिका का नागरिकता ले लेते हैं, तो इसे आप प्रवास कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैं आपको लिखा हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यूरोप के लोग जाकर अमेरिका में बस गए हैं, तो उसे यूरोपीय अप्रवासी कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि उत्प्रवास क्या होता है, अप्रवास क्या होता है। इतना संक्षेप में मैं आपको समझा दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रवास का जो है कारण क्या होता है, अब ये टर्म में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में लोग प्रवास करते क्यों हैं। देखिए, पहला जो है आकर्षण शक्ति, मतलब कोई ऐसी चीज है जो हमको उसकी ओर खींच रही। एग्जाम्पल स्वरूप मान लीजिए आप अपने रूम पर हैं, मतलब बैठे हैं घर पर, आपको किसी दुकान पर, मतलब ऐसे थोड़ी न चले जाएंगे, किसी दुकान पर जाना है तो कोई दिमाग में ख्याल आएगा। मान लो आपको बिस्किट लेना है, आपको आइसक्रीम खाना है, आपको कोई केक खाना है, तो आपके दिमाग में ख्याल आया, आपने क्या किया, आप उस दुकान पर गए, उस सामान को बाय किया। तो आकर्षण मतलब किसी क्वालिटी के कारण कोई ऐसी चीज है उस सामान में जिसके कारण आप खींचे चले जाते हो। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे उपजाऊ भूमि, मैं आपको बताया हूँ, छोटा एग्जाम्पल देखे, खाने पीने की चीजें, खनिज शक्ति, संसाधनों के भंडार, संसाधनों के भंडार में खाने पीने की चीजें आ जाएंगी। समतल भूमि, जलवायु और जल, ये सारे आकर्षण शक्ति। अगर देखिए जलवायु अच्छे हैं तब भी आप जाएंगे। अब बरसात के समय में आपको कोई कहे कि चलिए चलिए हिल एरिया में नाश्ता पानी करके आया जाए, चलिए ट्रैवलिंग करके आया जाए, तो आप नहीं जाएंगे। बहुत बर्फबारी हो रहा हो तो नहीं जाएंगे। हल्की बर्फबारी हो, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो, तो आपको नहाने में भी मजा आता है। तो इसीलिए, और समतल भूमि हो तब भी आप आकर्षण शक्ति के बहुत ज़्यादा उसके पास जाएंगे, आकर्षण आपको खींच ले जाएगा। क्योंकि मैदानी एरिया में गाड़ी चलाने में, दौड़ने में, टहलने में, पेड़ पालो देखेंगे, सब कुछ एक समतल रूप में दिखाई देगा, अच्छा भी लगेगा, आकर्षण लगेगा। तो आकर्षण शक्ति का मेन यही रोल होता है कि आप, कोई भी व्यक्ति, आप हो, हम हो, कोई भी हो, उसकी ओर खींचा चला जाता है।
तो ये आकर्षण शक्ति का एक पहला प्रवास का कारण है। दूसरा प्रतिकर्षण शक्ति, पुश फोर्स, कोई आपको उठा के वहां से फेंक दे, तो ये बाढ़, सूखा, महामारी, ज्वालामुखी, भूकंप, आर्थिक सामाजिक संकट, निर्धनता, बेरोजगारी, धार्मिक इत्यादि कारण जो है प्रतिकर्षण पुश फोर्स, मतलब आपको उठा के वहां से कहीं और जाने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे कारण जो है प्रतिकर्षण शक्ति या पुश फोर्स कारण कहे जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको मजबूर कर दे ट्रेवल करने के लिए, अपना घर द्वार छोड़ने के लिए। जैसे हाल ही में पाकिस्तान में बाढ़ आया था, अब वहाँ के जो लोग उस एरिया के होंगे वहां से पुश फोर्स उसे कहा जाता है, बाढ़ आ जाना। देखिए बाढ़ आना पुश फोर्स है। अब वहां से लोग निकल के कहाँ गए, दूसरे एरिया में गए, दूसरे प्रांत में गए होंगे। अब जानबूझ के तो वो नहीं गए, लेकिन उनको पुश किया क्या, नेचर ने कर दिया। तो ये ऐसे कारण है जो पुश किया था। मान लीजिए आर्थिक सामाजिक आ गए, मतलब समाज के लोग आपको किसी कारण आपको वहां से मजबूर कर दे जाने के लिए। मान लीजिए आपका पटीदार है, आपका कोई जमीन 1 बित्ता का 2 बित्ता का गलने के लिए झगड़ा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, आपको किसी कारण कानूनी दाव पेच लगा के आपको मजबूर कर दे आपको घर छोड़ने के लिए। नहीं तो आप या तो वहाँ पर अपनी बलबूते उससे लड़िए, नहीं तो आप एक कारण करेंगे वहां से छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आप झमेले में नहीं पड़ना चाहेंगे। तो ये हो गया आपका प्रतिकर्षण शक्ति पुश फोर्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रवास के कारण समझ में आ गए होंगे। प्रवास के पहले नियम में रेवेस्टिन का प्रवास नियम आता है, लॉ ऑफ माइग्रेशन। ये जो सिद्धांत आया था 1876 में पहला है, दूसरा जो 1885 और 89 में विस्तृत और विधिवत व्याख्या होकर ये आया था। ये आपको याद रखना, 85 दे 89 दे दोनों सही है। ये जर्मन के थे और ब्रिटिश के दोनों जगह के थे, ये आपको याद रखना, रेवेस्टिन महोदय। और ये 7 नियम के नाम से जाना जाता है। आपको बहुत सारे 10, 8, 9 कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। 7 नियम 7 रूल जो है रेवेस्टिन का प्रवास नियम है। अब क्यों है और 11 नियम किसने बनाया था, 11 रूल के बारे में सर्च करने पर क्यों आता है विकिपीडिया पर, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस सिद्धांत का विस्तार जो है वही विधिवत व्याख्या जो हुआ था 1889 में हुआ था। और प्रवास में प्रथम उल्लेखनीय प्रयास जो है किया गया था, ये उल्लेखनीय प्रयास जो 1876 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद से ये रेवेस्टिन महोदय ने 1876 सर्वप्रथम प्रवास के बारे में बताने का प्रयास किया, ये आपको याद रखना है। 11 लॉ किसने बनाया है, डीबी ग्रीग है, इन्होंने 11 लॉ माइग्रेशन के बनाए थे 1977 में, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि 11 लॉ किसने दिया है, रेवेस्टिन ने नहीं। 7 नियम रेवेस्टिन ने दिया है, 11 लॉ जो दिया है डी ग्रीग ने दिया है। अनुभविक आधार पर आधारित है रेवेस्टिन का जो प्रवास नियम है, ये आपको याद रखना। मतलब अनुभविक किसे कहते हैं, अनुभविक वो चीज है जो हम फील कर लेते हैं। रेवेस्टिन महोदय ने उस चीजों को फील किया, अपने अनुभव से किसी भी जगह जाके उस माइग्रेशन को, उस लोगों को देखा जो माइग्रेट कर रहे थे, तो उसी के आधार पर इन्होंने अनुभविक आधार बनाया और उसे बताया कि प्रवास होता गया। और इन्होंने जो प्रवास का आधार बनाया था वो ग्रेट ब्रिटेन के प्रवासों के आधार पर था, ये याद रखना आपको। ग्रेट ब्रिटेन के आधार पर जितने भी लोग माइग्रेट किए थे अमेरिका में, चाहे जिस देश में, तो उसी के आधार पर इस प्रवास नियम को दिया था। आधार पता चल गया। अब चलिए जो 7 रूल बताए हैं, 7 या 8 हैं, तो उसको जान लेते हैं। अब देखिए पहला जो ये रूल बताते हैं प्रवास और दूरी जो होता है, पहले रूल में माइग्रेशन कैसे होता है, प्रवास और दूरी। अब प्रवास क्या है, दूरी क्या है, ये जान लेते हैं। माइग्रेशन और डिस्टेंस, देखो कम दूरी के लिए प्रवास जो है ज्यादा होगा और ज्यादा दूरी के लिए प्रवास कम होगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा दूरी इंसान जाएगा उसके पास चीजों का अभाव होगा। जैसे बहुत सारे पुर्तगाली भारत आए, ब्रिटिश के लोग भारत आए, बहुत बार क्या हुआ कि खो गए। जैसे बहुत सारे इंग्लैंड के लोग, पुर्तगाली लोग, जो भी विकसित यूरोपीय देश के लोग थे, अनेक दिशाओं में ट्रैवल करना शुरू किया। और ज़्यादा डिस्टेंस जब ट्रैवल करना होता था, उस सामान उनके पास जो भी खाने पीने की चीज़ें थी ख़त्म हो जाती थी और ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती थी और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती थी। तो इसीलिए लोग ज़्यादा दूरी के अगर प्रवास हो तो कम संख्या में और अपने संसाधनों को सुरक्षित करके जाते थे। और ये प्रवास बहुत ही लंबी दूरी की होती थी, तो बहुत सालों बाद इसे तय भी किया जाता था एक तरह से। तो ज़्यादा दूरी के लिए अगर प्रवास होता तो बहुत कम होता है, बहुत सालों बाद इसे नियम रूल बना के एक दिशा तय करके कि इस समय हमको निकलना है। उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं और कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, ये सब वो लोग अपने अनुसार करते थे और जाते थे। तो ये जितने भी होती थी लंबी दूरी की प्रवास बहुत कम होती थी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा, सामान का अभाव हो जाएगा, सामान खराब हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को बीमारियाँ भी हो जाएगी। कम दूरी की प्रवास है, एक देश से दूसरे ही देश में जाना, बगल में ही जाना है, तो ज़्यादा लोग जाएंगे और प्रवास क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्योंकि समय कम लगेगा, चीज़ें पूरी पूरी उपलब्ध रहेगी, खाने पीने की भी, तबीयत भी कम खराब होगा। तो ये है प्रवास और दूरी में, माइग्रेशन और डिस्टेंस में पहला पॉइंट कि
ज़्यादा दूरी में प्रवास कम होता है, कम दूरी में प्रवास ज़्यादा होता है। दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट है, अवस्थाओं में प्रवास। माइग्रेशन जो होता है फेस में होता है। क्यों होता है चलिए जान लेते हैं। ग्रामीण जो लोग होते हैं वो नगर में जब जाते हैं तो तब तक जाते हैं जब तक वो नगर का विस्तार कई अवस्थाओं में ना हो जाए। जैसे मान लो कोई छोटा सा ईओपोलिस था, ईओपोलिस जो है जो भी था उस एरिया में लोग गए, अब वो ईओपोलिस पोलिस बन जाएगा, मेगालोपोलिस बन जाएगा, फिर से ट्रेनोपोलिस, नेक्रोपोलिस, ये अवस्था नगर का आप पढ़े होंगे कि खंडहर जब हो जाती है लास्ट अवस्था में, तो वही कह रहा है यहाँ पर कि अवस्थाओं में प्रवास होता है। तब तक लोग जाते हैं उस अवस्था में जब तक उसकी कई अवस्था ना बन जाए। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट है धारा प्रतिधारा, ड्रिफ्ट एंड काउंटर ड्रिफ्ट। ये देखिए क्या है, मान लो कोई लोग एक जगह छोड़ के गया, ये मान लो इस बिंदु से कोई लोग दूसरे बिंदु पर गया, तो ये मुख्य धारा है, मुख्य आदमी यहाँ से गया तो ये पोस्ट खाली हो गया ना, ये पोस्ट जो था अपना खाली हो गया। अब यहाँ से ये गया इस पोस्ट को भरने के लिए दूसरे जगह, तो इसको कोई कवर करने के लिए आएगा रिक्त स्थान को, तो वही कह रहा कि धारा जो है प्रतिधारा को जन्म देता है। तो जो भी खाली जगह है धारा की जगह दूसरी प्रतिधारा आके उसे कवर करती है। तो ये आपको याद रखना होगा, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है ग्रामीण से नगरीय विभेद, रूरल अर्बन जो होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ग्रामीण के लोग जो होते हैं नगर के लोगों की तुलना में प्रवास ज़्यादा करते हैं। कारण है भाई, बहुत बड़ा कारण है, ग्रामीण लोगों को अनेक सुविधा का अभाव होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं माइग्रेट करके शहर में जाते हैं पैसा कमाने, कपड़ा लत्ता लेना, घर बसाना, मतलब बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है गाँव में। बस कृषि एक गाँव में होता है, उसके अलावा वर्तमान के समय में भी भारत की लगभग 68% जनसंख्या गाँव में रहती है और ये लगभग जनसंख्या जो है कृषि कार्य पर ही निर्भर है। वही नगर से लोग गांव में क्यों नहीं आते, क्योंकि देखिए कृषि करने नगर के लोग आएंगे नहीं, क्योंकि गांव से ही लोग जाके नगर में, मान लो यहाँ पर एक नगर है एक पॉइंट पर, दूसरा ये गांव है, अब यहाँ से लोग आके यहाँ पर बसते हैं किसी भी नगर में गांव से। अब गांव से लोग जब नगर में आके बसेंगे तो गांव वापस जाना बहुत मुश्किल उनके लिए हो जाता है। यहाँ के जो भी रूल सिस्टम है नियम इसको फॉलो करते हैं और उनको, अगर वो अमीर हो गए धनी हो गए कमाते कमाए, तो उस जगह वो जाना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास सुविधाएं आ गया। जब सुविधा किसी भी मनुष्य के पास आ जाएगा तो क्यों जाएगा किसानी करने, क्यों जाएगा रोपनी करने, क्यों जाएगा बोरिंग से पानी चलाना। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। तो ग्रामीण से नगरीय विभेद जो होता है, ग्रामीण के लोग ज़्यादा नगर की ओर प्रवास करते हैं। अब पांचवा यहाँ पर पॉइंट आता है स्त्रियों की बहुलता, फीमेल मेजोरिटी जो होती है। अब देखो प्रवास में जो लंबी दूरी के प्रवास होता है उसमें स्त्री नहीं पुरुष ज़्यादा होते हैं। जैसे कि वर्तमान के समय में अगर मान लो फाइटर जेट से जाना है तो गांव की स्त्री तो थोड़ी नहीं जाएगी, है ना। गांव की स्त्री तो नहीं जा पाएगी ना, जो पढ़ी लिखी टेक्नोलॉजी आईटी की है, किसी बीटेक क्षेत्र से, कोई मेडिकल क्षेत्र से, तो वही तो विदेश जाएगा। जिसके पास पैसा है वही स्त्री जा सकती है जो अपने कंधे पर भार उठा रखी है। लेकिन ये बहुलता में नहीं होगा, ये बहुत कम होगा। क्या होगा? बहुत कम होगा। अब लघु दूरी के लिए देखोगे गाँव से किसी गाँव में शादी हो गया किसी भी स्त्री का, किसी भी महिला का, तो ये बहुलता में होता है। बहुत ज़्यादा महिलाएं गांव से जो है दूसरे गांव में, गांव से दूसरे नगर में शादी के तहत प्रवास कर जाती है। तो ये चीज़ें बहुत मात्रा में होता है, बहुत बड़े पैमाने पर। तो वही बात है कि स्त्रियों की तुलना जो है कम दूरी की प्रवास में शादी के कारण ज़्यादा होता है, और अगर बहुत ज़्यादा दूरी है तो बहुत मजबूत स्त्री होगी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, वही ज़्यादा दूरी की प्रवास करती है। तो लघुत्तम दूरी में स्त्रियों का, याद रखिएगा, पुरुषों का रोल यहाँ पर ना के बराबर होता है, महिलाओं को ज़्यादा होता है। छठवां पॉइंट रवेस्टिन का है तकनीकी विकास और प्रवास। अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और माइग्रेशन क्या है भाई, इसको जान लेते हैं। तो तकनीकी का विकास जैसे जैसे बढ़ जाता है, जनसंख्या की प्रवास की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे जैसे अर्बन एरिया में देखोगे टेक्नोलॉजी की वृद्धि हो रही है, वैसे लोग गाँव छोड़ के क्या कर रहे हैं, अपनी किसानी से कुछ होने वाला है नहीं सोचते हैं लोग, और उतनी सुविधाएं भी मिल रही, उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं गाँव में, तो वो लोग अर्बन में अपने काम काज के लिए निकल जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है। तो जो जो वही बात है कि रवेस्टिन बोलते हैं कि जो जो सुविधा टेक्नोलॉजी चीज़ें अच्छी अच्छी आ रही हैं, लोग माइग्रेट करके नगर में जहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पर जा रहे हैं, और जनसंख्या वहाँ पर वृद्धि भी इसी कारण हो रही है। टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, सुविधाओं का विकास हो रहा है। सातवां पॉइंट में रवेस्टिन बताते हैं आर्थिक उद्देश्य की प्रमुखता। अब इसमें क्या होता है चलो जान लेते हैं। अब देखो आर्थिक उद्देश्य के लिए स्वपरिव प्रवास होता है, मतलब आपके घर में कोई भी रोटी कपड़ा मकान कोई भी काम हो रहा है तो उसमें देखो इकोनॉमिक रोल बहुत बड़ा है। अगर आपके यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें नहीं है, आप प्रवास करोगे, क्या करोगे? प्रवास करोगे, मजबूर हो भाई। आठवां और लास्ट पॉइंट यहाँ पर है इनका रवेस्टिन का, नगर एवं प्रवास। ये क्या, चलिए जान लेते हैं। बड़े नगरों में प्राकृतिक वृद्धि की अपेक्षा प्रवास से वृद्धि ज़्यादा होती है। कह रहा है कि नगर में प्रवास जो होता है प्राकृतिक वृद्धि से नहीं होता,
लोग बाहर से आके वहाँ पर जनसंख्या बढ़ा देते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये रेवेस्टीन के जो है 7 रूल था, इसमें और भी रूल जोड़े गए हैं लेकिन 7 ही महत्वपूर्ण होते हैं। 8 ही मैं यहाँ पर जो पूछेगा एग्जाम में वही बताया हूँ। प्रवास में दूसरा जो सिद्धांत आता है गुरुत्व मॉडल विजय रैली का, ये 1931 में भी माना जाता है और 29 में भी माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर 31-29 आता दोनों सही है। अब इनकी बुक आई थी विजय रैली की, ये 1929 में एक बुक आई थी, मेथड फॉर द स्टडी ऑफ रिटेल रिलेशनशिप, ये बुक पूछा गया, याद रखना है। 1931 में जो बुक आई थी द लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशनल, तो ये ज़्यादा लोग जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं, ये आपको याद रखना है। दोनों में रिटेल का प्रयोग किया गया, इसमें रिलेशनशिप है, इसमें ग्रेविटेशनल है, तो ये आपको याद रखना। ये पूछा गया एग्जाम में। देखो मैं जितना भी बताता हूँ ना वो मैं पहले अपने आप पढ़ा हूँ, मैं 2-3 साल दिया हूँ, मैंने नोट्स खुद बनाया है, तब मेरा यहाँ पर 2 बार नेट निकला है। एमपी में मेरा 134 क्वेश्चन करीब सही था, और मेरा आरपीएससी में जो है थोड़ा पेपर वहाँ माइनस मार्किंग होता, तो वहाँ पर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो क्या बताएं, वहाँ पर भी मेरा जो है अच्छा खासा क्वेश्चन सही हुआ था। तो प्रवास सूचकांक का ये सूत्र दिया है, यम है इनका बराबर के P1 आपका है P2/D², तो ये आपको सूत्र याद रखना है। और ये कहता क्या है, P1 कहता प्रथम स्थान की जो जनसंख्या होती है, जो पहली स्थान होता है, P2 द्वितीय स्थान की जनसंख्या होती है, और D² दोनों स्थानों के मध्य की दूरी का वर्ग, मतलब एक स्थान और ये 2 स्थान, इन दोनों के स्थान के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसके वर्ग होता है। मतलब मान लो ये 2 है तो इस पर वर्ग हो जाएगा 2, तो ऐसे ही होता है। मान लो ये 3 है, 3 किमी, तो इसका वर्ग हो जाएगा 3 किमी। तो ये आपको ये बस इतना समझ रखना है। और के बराबर क्या होता है, स्थिर अनुपात होता है। अब विजय रैली का अगर आप जाकर सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हो सकता है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पॉइंटली जानते हैं। ये कहते हैं पहले पॉइंट में, किसी स्थान की जनसंख्या जितनी अधिक होती है, याद रखना, उसमें जनसंख्या को आकर्षित करने की शक्ति उतना अधिक पाई जाती है, और दूरी जितनी अधिक होता है प्रवास की मात्रा उतनी कम होता है। ये कौन कह रहा है, विजय रैली बोल रहा है। बोलते हैं कि मुंबई है, क्या है, मुंबई है। अब मुंबई में अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्या है, बहुत ज़्यादा है। वही देख लो आपका सिक्किम है। अब सिक्किम में क्या है, आपका जनसंख्या जो है बहुत कम है। मुंबई की अपेक्षा लोग सिक्किम जाएंगे, नहीं, ना के बराबर। पढ़ने ही लोग जा सकते हैं यहाँ पर, जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। बोला क्या पॉइंट कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, इसी स्थान पर, मतलब मुंबई स्थान है, यहाँ पर अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो लोग प्रवास उतना ही ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि भैया जॉब मिल रहा है, संसाधन मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर लोग जा रहे हैं। सिक्किम क्यों नहीं जा रहे हैं, भैया उतनी सुविधाएं नहीं है। प्रवास करने के लोग का कारण आर्थिक है, पैसे कमाने का, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे ज़्यादा वरीयता उसी को दिया जाता है जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं। ये कारण है, देखा देखी, कि वहाँ लोग इसीलिए तो जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा सुविधा है, ज़्यादा वहाँ पर सरल चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। तो ये पहला इनका पॉइंट का। दूसरा में इसमें बोलते हैं और कहते हैं कि दूरी जितनी अधिक होगी प्रवास उतना कम होगा। मतलब मान लो दुबई में पैसा अच्छा खासा मिलता है ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मुंबई में भी पैसा अच्छा खासा मिलता है। अब लोग दुबई या मुंबई में सबसे ज़्यादा प्रेफर कहाँ करेंगे, देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको समस्याएं होंगी। क्या होंगी, दुबई में पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, है ना, पहली बात। फिर से पैसा देना पड़ेगा, फिर से अपने कैपेसिटी बताओगे कि आप कार्य क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या गुण है ना, तभी ना दुबई जाओगे। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। मुंबई में किसी कंपनी में जाओ, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, आपके पास थोड़ा भी जानकारी पढ़े लिखे हो तो आप ज्वाइनिंग हो जाओगे। हेल्पर में चले जाओगे तो हेल्पर ही में हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर हेल्पर में जाना तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब अलग अलग चीज़ों की बाधाएं आएंगी, पासपोर्ट बनवाना, पैसा देना, अलग कृत्रिम समस्याएं आने लगेंगी, तो लोग दुबई को ना प्रेफर करके मुंबई करेंगे। मतलब दूरी भी कम है और पैसा भी कम लग रहा है, ट्रेन से चले जाएंगे या जहाज़ से जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर विजय रैली कहते हैं कि दूरी जितनी अधिक होती है लोग प्रवास उतना कम करते हैं, जनसंख्या जितनी अधिक होती है लोग प्रवास उतना ज़्यादा करते हैं। कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पॉइंट याद रखना है। ये पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। दो नगरों के बीच लोगों के प्रवास की मात्रा उनके जनसंख्या गुणनफल के समानुपाती एवं उसके मध्य दूरी के वर्ग का उल्टा अनुपाती होता है, किसने कहा, ये आपको याद रखना। ये कहा है विजय रैली ने। ये बार बार एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो मैं वही पॉइंट लिखा हूँ जो विजय रैली के अनुसार पूछा गया है एग्जाम में। तो यहाँ पर हो गया विजय रैली समाप्त 1931-1929 डेट याद रखना है।
अब चलिए न्यूनतम प्रयास सिद्धांत देखिए, ये 1949 में बहुत सर्च किया तब मुझे पता चला यूएसए के रहने वाले हैं, ये जेकेजीप महोदय हैं और ये प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट ये पूछता है। अब यहाँ पर एच डी मौर्य का अगर कोई स्टूडेंट बुक पढ़ेगा तो ब्लेम ना करें, 1940 में लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, याद रखिएगा 1949 में इनका सिद्धांत आया था, ये आपको क्लियर करना है। अब इनकी बुक जो है ये ह्यूमन एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, अब ये बेड्डे प्रेस में प्रकाशित हुआ था, ये आपको याद रखना है। यह बेड्डे जो प्रेस है यूएसए का है, वैसे में यह प्रकाशित हुआ था, जेकेजीप भी यूएसए की है। अब ये परीक्षण जो किए थे जेकेजीप अमेरिका के नगरों पर किए थे, ये आपको याद रखना है। और इनका जो अगला पॉइंट है वस्तु सूचनाओं बस्तियों के स्थानांतरण की व्याख्या किया था इन्होंने, कि कोई वस्तु का माइग्रेशन, सूचनाओं का माइग्रेशन, बस्तियों का जो स्थानांतरण होता है, एक जगह से लोग दूसरे जगह जाकर घर बनवाते हैं और एक बस्ती दूसरे जगह लोग जाते हैं, तो जो नेक्रोपोलिस था वो कैसे खंडहर बन गया, कोई अलग जो जगह था कोई इन्वायरमेंटली था उसे काट के लोग कैसे पेड़ पौधों का घर बना लिए। तो बस्तियों का स्थानांतरण, वस्तुओं का स्थानांतरण, सूचनाओं का स्थानांतरण के बारे में न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जेकेजीप महोदय बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का है प्रवास की मात्रा और दूरी में विपरीत संबंध होता है, मतलब प्रवास उतना ज़्यादा तभी होगा जो उसकी दूरी विपरीत होगी। नज़दीक दूरी है तो प्रवास अच्छा होगा भाई, मतलब बहुत ज़्यादा लोग प्रवास करेंगे। डिस्टेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में मान लो 100 किमी लग रहा है तो लोग कम प्रवास करेंगे। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाने में यहाँ पर आपका जो है 10 किमी लग रहा है तो लोग प्रवास ज़्यादा करेंगे। तो प्रवास की मात्रा और दूरी में विपरीत संबंध होता है, ये आपको याद रखना है। ये किसने कहा था? न्यूनतम प्रयास में जेकेजीप ने। इन्हीं के जैसे ही आपके विजय रैली ने बोला था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवास पर स्थानों की जनसंख्या का भी प्रभाव होता है, मतलब ये उन्हीं से देखा जाए तो एक तरह से विजय रैली से प्रभावित है। और जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पर लोग कम होते हैं वहाँ पर लोग कम जाते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप सोमालिया आपको कोई कहे जाने के लिए, सोमालिया क्या अफ्रीका का देश है, वहाँ पर कोई कहे जाने के लिए तो आप जाओगे क्या? नहीं, वहाँ पर डाकुओं का राज है, मतलब गुंडों का, हम एक तरह से कहा जाए तो वहाँ पर पूरा सरकार का कंट्रोल होता ही नहीं है। और यहाँ पर किसका कंट्रोल होता है? तो लुटेरों का कंट्रोल होता है। तो जनसंख्या पर ट्रेवल कम करती है, माइग्रेशन कम करती है, तो आप भी नहीं जाओगे, पासपोर्ट वीजा बहुत कम, मतलब रेयर केस में आपको अगर मिल भी जाए जाने को तो जान की खतरा होगी। तो ये प्रवास पर स्थानों की जनसंख्या का प्रभाव होता है, मतलब जैसे लोग, जैसे वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या वैसे लोग ज़्यादा प्रवास, जैसे कम लोग और कम जनसंख्या और सोच विचार खतरनाक है वहाँ के लोगों की, तो वहाँ पर प्रवास भी कम होता है। अब चलिए जो सूत्र है यम बराबर के और P1 P2 बटे डी, अब इसमें जो विजय रैली का था डी स्क्वायर था, आपको मैं बताया हूँ। अब यम बराबर क्या होता है? यम बराबर दो समुदाय के मध्य का प्रवास की यात्रा। अब ये दो समुदाय है, एक समुदाय दो समुदाय, तो इनके जो मध्य समुदाय का हुआ प्रवास, मतलब इन दोनों के मध्य जितना प्रवास हुआ उसकी यात्रा जो हुआ इसके बारे में बताया जाता है। P1 क्या है यहाँ पर? तो पहले समुदाय की जनसंख्या, मान लो ये पहला समुदाय, इसकी जनसंख्या होगा कितने लोग? 10,000, 1,000, एक के मतलब 1,000 लोग गए। P2 बराबर दूसरे समुदाय की जनसंख्या, मतलब यहाँ पर ले लो 2 के लोग गए दूसरे समुदाय की जनसंख्या। और यहाँ पर जो है डी बराबर दोनों समुदाय के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों समुदाय के बीच में जो डिस्टेंस हुआ है, डिस्टेंस इसको लेते हैं लोग कितना किमी? 10 किमी, जो भी हो। और के क्या होता है? स्थिर मूल्य होता है, इसको आप लोग बस जानना। यहाँ पर किसने क्या अपने शब्दों के द्वारा प्रयोग किया है, क्या सूत्र में बोला है, ये आपको याद रखना है। यही एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें सवाल लगाने को नहीं दिया जाता है, बस पूछता है डी बराबर क्या हुआ, ये आपको याद रखना है। जेकेजीप का सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होता है। अब चलिए मध्यवर्ती अवसर मॉडल में स्टोपर का 2 मॉडल है, 1940 और 1960 में आया था इनका मॉडल एक, और वो प्रतियोगी है, मध्यवर्ती है, इसी को संशोधन करके वो प्रतियोगी देते हुए आगे जानेंगे। यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए आपको लाभ हो जाता है, जो भी 10, 15, 20 लोग देख रहे हो, फ्यूचर में मुझे पता है वीडियो बहुत डिमांड होगी इन फ्यूचर, क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। ये आप किताबें जब पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा, जो पढ़ने वाला लगा वो जान जाएगा कि मैं मेहनत किया हूँ कि नहीं। इसको छांट छांट के लिखना तभी कर सकते हो जब पढ़े रहोगे, एग्जाम दिए रहोगे, आपको तरीका पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करो, इतना तो दे सकते हो, पैसा तो ले रहा हूँ। पूरा मॉडल ह्यूमन जागृति पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ, पूरा जियोमॉर्फोलॉजी का मॉडल फ्री में पढ़ाऊंगा, कितने शब्द प्रयोग किसने किया, कौन सिद्धांत कब आया, सारा लिख डाला हूँ। अलग से भी मैं बहुत सारी पुस्तकें और किसने कोटेशन क्या दिया, ये सारा मैं लिख रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो में वो भी लेकर आऊँगा। तो चलिए जानते हैं पहले
स्टॉपर का सिद्धांत। तो निवेदन है सब्सक्राइब लाइक कर लो यार थोड़ा सा, तो मुझे भी मदद कर दो। तो पहला पॉइंट है मध्यवर्ती मॉडल का, स्टॉपर ने दिया है। ये बोलते हैं कि गुरुत्व मॉडल और न्यूनतम प्रयास मॉडल में संशोधन किए हैं और इस संशोधन करने के बाद ये अपना सिद्धांत दिया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ दे गुरुत्व मॉडल और न्यूनतम प्रयास मॉडल में, मतलब बीजे रैली में और जेके चिप में संशोधन किसने किया था, तो ये आपने जो है स्टॉपर महोदय ने 1940 में किया था। और ये 1940 में और उसके बाद 1960 में खुद अपने 1940 वाले सिद्धांत में संशोधन करते हैं, अब प्रतियोगी लेके आते हैं, तो वो आगे जानेंगे। तो ये आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दिया। दूसरे पॉइंट में बोलते हैं भौगोलिक दूरी की अपेक्षा सामाजिक और आर्थिक दूरी से अधिक प्रभावित होती है। मतलब जो प्रवास होता है ना, बोलते हैं यहाँ पे स्टॉपर महोदय कि सामाजिक और आर्थिक कारण से ज़्यादा प्रभावित होती है, ना कि भौगोलिक दूरी से। मतलब सामाजिक और आर्थिक कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मतलब अगर दूरी भी ज़्यादा है, अगर वहाँ के समाज की स्थिति सही है, आर्थिक स्थिति सही है, तो वहाँ पर लोग प्रवास कर जाएंगे। अगर सामाजिक व्यवस्था सही नहीं है और आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, दूरी कम भी है, तब भी लोग वहाँ पर प्रवास नहीं करेंगे। क्यों? कारण है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिया सोमालिया। सोमालिया में सामाजिक स्थिति और जो है आपका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वहाँ पर लोग प्रवास नहीं करेंगे। एक तो दूरी भी ज़्यादा है, ऊपर से वहाँ पर ये चीज़ें सामाजिक आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो ये स्टॉपर महोदय कहते हैं, क्योंकि भौगोलिक दूरी के साथ साथ आपको फैक्टर होता है सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी प्रवास में। ये आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बोलते हैं कि यह सिद्धांत जो होता है विकसित देशों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। विकसित देश के लोग यहाँ पर ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं, क्योंकि वो सामाजिक आर्थिक दूरी ज़्यादा देखते हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं ये स्टॉपर महोदय कि मध्यवर्ती अवसर जितना अधिक होगा, प्रवास उतना कम होगा। अगर एक व्यक्ति निकल के एक बिंदु से यहाँ से निकल के दूसरे बिंदु पर जा रहा है, अब मान लो इसको टारगेट करना था इसी बिंदु पर जाके इसको कमाना है, जो भी करना, घर बसाना। अब पता चले कि यही मध्य में बीच में एक बिंदु है, तीसरा बिंदु। अब यहाँ पर इससे बढ़िया सुविधा मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो ये यहीं पर रुक जाएगा। लोग हमेशा दुबई जाना कोशिश करते हैं। अगर वो सुविधा मुंबई मिल जाए, उतना ही मजदूरी, उतना ही सब कुछ, उतने दिहाड़ी में, उतने समय में, तो लोग मुंबई जाना पसंद करेंगे, दुबई क्यों जाना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्टॉपर कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है गालो ट्यूबर ने सन 1961 के जनगणना के आधार पर यूएसए के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों पर इस मॉडल का प्रयोग किया और सटीक पाया। तो ये आपको याद रखना कि स्टॉपर की जो मॉडल मध्यवर्ती है, इसको गालो ट्यूबर ने 1961 में प्रयोग किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है विकासशील देशों में जैसे भारत पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि यह लोग अशिक्षित, बेरोजगार, अज्ञानता यहाँ पर व्यापक है। मतलब बेरोजगारी तो है ही, अशिक्षा भी है, अज्ञानता भी बहुत ज़्यादा, धार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर कौन समझाए किसको, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अपने स्टॉपर महोदय कहते हैं कि भारत में सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि विकासशील देश भारत है, यहाँ पर लोग ज़्यादा अशिक्षित है, अशिक्षा भी जो इनके पास डिग्रियाँ हैं बस रखी गई हैं, बेरोजगारी, अज्ञानता है। आपको अभी एग्जाम्पल दिया हूँ, क्योंकि रोजगार वही होता है या शिक्षित वही होता है जो दिमाग का सही यूज करे, सटीक समय में सही चीज़ों को पढ़े। मेरा भी एक मकसद पूरा हो जाएगा। मैं फ्री में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं भी एक गरीब घर का हूँ, मैं भी कोर्स नहीं खरीद पाता हूँ। अब कोर्स में भी आप जाकर देखना, क्या मैं जो पढ़ाया हूँ उससे बेहतर कोई पढ़ाता है क्या पैसे लेकर? आप जाकर एक बार कंपेयर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि फ्री में मटेरियल में जितना डिटेल में प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है क्या पेड में? तुलना कर लियो। तो यहाँ पर इनका मध्यवर्ती जो सिद्धांत था वो खत्म हो गया। प्रतियोगी इन्हीं का है, इन्हीं का जान लेते हैं। कंपटीटिंग जो है माइग्रेंट है, मतलब मॉडल इनका है। अब इसको देख लेते हैं, 1960 में आया था, बताया था आपको ऊपर ही। पहला पॉइंट करता है मध्यवर्ती अवसर मॉडल में संशोधन करके ये प्रतियोगी मॉडल दिया था। किसने? स्टॉपर ने। शुरू में ही बताया हूँ इन्होंने बीजे रैली और फिर से जेके चिप के मॉडल में संशोधन किया, तो मध्यवर्ती दिया 40 में। और उसके बाद से 60 में जो है अपने 40 के ही मॉडल को संशोधन करके आपका प्रतियोगी मॉडल दे दिया। अब प्रतियोगी मॉडल में दूसरा पॉइंट जो है, ए बी स्थान पर प्रवास करने वाले प्रवासियों को बी स्थान पर आने वाले अन्य जगहों के प्रवासियों से प्रतियोगिता करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल स्वरूप ये ए है और ये जो है आपका यहाँ से हो गया बी है। अब यहाँ से अगर लोग यहाँ जा रहे हैं बी पर, अब मान लो बी पर कहीं से लोग आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मान लो ये सी स्थान है, यहाँ से लोग बी पर आ रहे हैं, तो ए से जो बी पर जाएगा और सी पर ये ऑलरेडी आकर बैठा हुआ अच्छा एक कारीगर है, एक अच्छा किसी भी क्षेत्र में कारीगर है। अब इसको अगर ए को बी पर काम करना है तो सी से तो फाइट करना पड़ेगा ना। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतियोगिता करना पड़ेगा, कि इससे ए स्थान से अगर बी स्थान पर कोई जाता है तो बी स्थान पर जाने वाले व्यक्ति को
अन्य जगहों से मतलब सी स्थान से आने वाले व्यक्तियों से क्या करना पड़ेगा, प्रतियोगिता करना पड़ेगा। भैया कंपटीशन का दौर है। जैसे आपको समझाता हूँ, मान लो आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की राय पर समझाता हूँ कि कैसे ये रूल काम कर रहा है। अब ध्यान से समझना, मान लो मैं हूँ यूपी का और मुझे दिल्ली जाना है, ये हो गया ये स्थान यूपी और ये हो गया बी स्थान दिल्ली। हाँ, ये अब बी स्थान और यूपी का ए स्थान। अब यहाँ से यूपी से लोग यहाँ से निकल के बी स्थान पर आए, ए स्थान से बी, यूपी के दिल्ली गए। अब यहाँ से यूपी में से ही कोई इलाहाबाद से जाता है। कहाँ से जाता है, इलाहाबाद से। या ले लो किसी और राज्य का ले लेते हैं भाई, हरियाणा का ले लेते हैं, या आरपीएससी मतलब राजस्थान का, आरपीएससी राजस्थान का, आरपी मतलब राजस्थान ले लो, आरपीएससी लोग लिखते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आरपीएससी का ले लेते हैं। अब मान लो यहाँ से यहाँ गया व्यक्ति ए से बी पर दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करना है, और राजस्थान के भी लोग आए यहाँ पर। अब यूपीएससी वही निकालेगा ना जो ज़्यादा मेहनत करेगा, है ना। तो ए स्थान वाला जो व्यक्ति है यूपीएससी का जॉब पाने के लिए बी स्थान पर जाकर मतलब दिल्ली में जाके सी स्थान वाले को टक्कर देगा, तब इसको बिट करके क्या करेगा, यूपीएससी निकालेगा। तो इसका मतलब कि या तो आपको ए स्थान वाला बिट करे सी स्थान को बी पर जाके, या तो सी स्थान वाला ए को बिट करे। प्रतियोगिता तो है ही। तो ये हो गया आपका पॉइंट क्लियर। अब प्रतियोगी प्रवास मॉडल है, स्टोपर ने बता रखा। तो इसमें मध्यवर्ती जो अवसर है इसका जो है कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ए बिंदु है, बी बिंदु है, अब इसके बीच में कोई सी बिंदु है, मध्यवर्ती अवसर आ जाते हैं, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो बी बिंदु है इसको टारगेट बना रखा है इंसान, यहाँ पर बेहतर सब कुछ मिल रहा है और यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो लोग कहते हैं ना कि उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ो जहाँ पर बेहतर शिक्षा, बेहतर कंपटीशन देखने को मिले, अच्छे शिक्षक हो। तो वो डिग्री कॉलेज मान लो एससी यहाँ क्यों जाएगा, वो क्या करेगा, सी वाले भी यहीं बी पर जाएगा, ए वाले भी यहीं पर जाएगा, प्रतियोगिता होगा। तो वही कहता है कि मध्यवर्ती अवसर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतियोगिता प्रवास मॉडल में। तो प्रतियोगिता प्रवास में रीस और जॉनसन ने सुझाव दिया कि इसके विश्लेषण में प्रवासियों के सामाजिक स्तर को शामिल किया जाना चाहिए। तो इनका सुझाव है, अगर पूछता है प्रतियोगी प्रवास मॉडल स्टोपर का, जो उसमें सुझाव किसने दिया था कि सामाजिक स्तर को शामिल करने का, तो रीस और जॉनसन ने। बस आपको इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रवास का मॉडल है सूक्ष्म विश्लेषण मॉडल। एक क्वेश्चन पूछा था दिसंबर 2024 में, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारे लड़के गलत किए थे। मतलब पूछा था कौन नहीं है, तो बहुत सारे लड़के इसी को मार दिए थे। जबकि ये सूक्ष्म विश्लेषण मॉडल माइक्रो एनालिटिकल मॉडल जो है 1967 में हैंगस्टर महोदय ने दे रखा। अब देखो ऊपर नीचे थोड़ा लिखा गया है, सीक्वेंस में मैं नहीं दिखाऊं। जैसे कि मैं आपको यहाँ सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले रवेस्टिन का मॉडल आया था, 8 से याद रखना, 76, 85 और आपका है आपका यहाँ पर 89, ये आपका हो गया। उसके बाद से आपका आया जो है विजय रैली का 29 आपका है यहाँ पर, फिर से 31, फिर से स्टोपर का आया है, स्टोपर का जो आया है 40 और आपका आया 60 में, और फिर से स्टोपर का प्रतियोगी वाले पहले ही जेकेजीप महोदय ने दे दिया है, अब इसने 1949 में दे रखा है। तो रिलीज से पहले ही आपका प्रतियोगी मॉडल संशोधन करके आपके स्टोपर दे देते हैं 1960 में। उसके बाद से आपका मॉडल आता है ली का मॉडल 1966 में, आपको याद रखना है। फिर से आता है हैंगस्टन का मॉडल आपका 1967 में, और फिर से एक और मॉडल है आपका 1975 करीब में देखने को मिलेगा, तो आगे देख लेंगे। आपका संशोधन किया गया इन्हीं सब सिद्धांतों में। तो चलिए जान लेते हैं आप सूक्ष्म विश्लेषण मॉडल। ये मैं सीक्वेंस आपको बता दिया, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया है। और आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो बनता ही है। शेयर करो मित्रों में ताकि और लड़कों की भलाई हो सके। इसमें कोई कंजूसी बेईमानी मत करो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर शेयर और नहीं करोगे, अपनी भलाई सोचोगे, तो जमाने में आपका कोई भलाई नहीं करेगा। बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का सपोर्ट करना, तभी प्रतियोगिता अच्छा होता है और आपकी अच्छी तैयारी हो पाती है। तो चलिए जानते हैं अब हम लोग सूक्ष्म विश्लेषण मॉडल। अब हैंगस्टन किस देश के हैं, स्वीडिश के हैं। इनका ये पहला मॉडल था। दूसरा मॉडल सेकंड मॉडल स्थानिक अंतरक्रिया सिद्धांत या मॉडल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। थ्योरी ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ये पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। दोनों इन्हीं का सूक्ष्म विश्लेषण जो है माइक्रो एनालिटिकल और स्थानिक अंतरक्रिया सिद्धांत हैंगस्टन 1967 में दे रखे हैं, इसको याद रखना आपको जरूरी है। बहुत बार इनका पूछा गया, अभी देखो दिसंबर में ही पूछा गया था 2024 में।
तो वो यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं कि स्थानिक अंतर्क्रिया जो सिद्धांत, इसमें आवासों के संचालन का विश्लेषण किया गया सरल रूप में। तो इतना आपको याद रखना है कि स्थानिक अंतर्क्रिया में किसके बारे में चर्चा की गई, तो आवासीय संचालन के बारे में चर्चा की गई है। सेकेंड पॉइंट है, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण सरल रूप में नहीं पाया जाता, ये बताते हैं, बल्कि ये विभिन्न केंद्रों नोड्स, केंद्र को क्या कहते हैं, नोड्स के रूप में वितरित होता है, जो परस्पर संबंधित होते हैं और इनके मध्य पारस्परिक संचलन मतलब आवागमन बना रहता है। तो ये कौन बोलते हैं, हैंगस्टाइन महोदय बोलते हैं। इनके कहने का मतलब यही है कि मान लो एग्जाम्पल स्वरूप कि कोई जनसंख्या है किसी भी क्षेत्र में, उसका जो वितरण होता है ना, एक सरल रूप में, मान लो एक रेखीय रूप में, चाहे एक गोलाकार पैटर्न में नहीं होता है। मान लो यहाँ पर घर हो गया, यहाँ पर घर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, मतलब चारों ओर से ऐसा नहीं होता है। ये कहते हैं मतलब यहाँ घर हो गया, यहाँ घर हो गया, नदी किनारे है तो एक रेखीय पैटर्न में, यहाँ घर हो गया सड़क के किनारे, ऐसा ये नहीं बोलते। ये बोलते हैं क्या, इसको समझते हैं, ये बोलते हैं कि ये जो होता है ये नोड के रूप में होता है, मतलब ये सारी जो जनसंख्या होती है एक नोड के रूप में। मान लो एक यहाँ के अंदर हो गया, यहाँ पर जनसंख्या खूब ज़्यादा निवास की, फिर से एक यहाँ के अंदर हो गया, यहाँ पर खूब जनसंख्या है डेंसिटी में, यहाँ के अंदर हो गया, यहाँ पर खूब जनसंख्या डेंसिटी में। और इन दिनों के बीच में क्या होता है, आवागमन माध्यमिक, मतलब एक दूसरे के पास ये आते जाते रहते हैं, परस्पर संचलन होता रहता है, ये बताते हैं। तो एक नोड के रूप में जनसंख्या वितरित होती है, ना कि एक सरल रूप में, ये कहते हैं। और इनके बीच में, नोड के बीच में आवागमन बनी रहती है, स्थानांतरण प्रवास होता रहता है, ये हैंगस्टन महोदय कहते हैं। तो ये इनका पॉइंट समझ में आपको आ गया होगा। तो ये भी क्या कर रहे हैं, प्रवास ही बताने के प्रयास कर रहे हैं, प्रवास कैसे हो रहा है नोड के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह। अब नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, भौतिक और स्थानिक रूप से निकट रहने वाले व्यक्तियों में संबंध की आवृत्ति अधिक होती है। तो ये बताने के ही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी भौतिकी व्यक्ति है, मतलब फिजिकली ज़्यादा रह रहा है, स्थानिक है, उसके बीच में फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब एक तरह से देखा जाए आवागमन जो होता है अधिक होता है, उसके उस व्यक्तियों के बीच में संबंध अच्छे होते हैं। जैसे 2-3 नोड यहाँ पर बताया था अभी, 3 केंद्र यहाँ पर, इनके बीच में पारस्परिक संचलन हो रहा है, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी हो रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कोई भी तरंगधर कैसे जा रही है, आ रही है, तो इसी के बारे में तो हम लोग जानते हैं क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, उसकी डेंसिटी, ये फ्रीक्वेंसी ऐसी है या यह फ्रीक्वेंसी ऐसी है, ऐसी फ्रीक्वेंसी है तो इसमें कम प्रवास है, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा प्रवास है। एक तरह से ये थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज कर दिया है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें किस में आती है, मतलब ये आती है आपका, आप पढ़ोगे जब रिमोट सेंसिंग उसमें, लेकिन यहाँ पर ये जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपको समझना होगा। तो इनका ये जो सिद्धांत था एंगस्टाइन का, वह सिद्धांत का नाम ये याद रखिएगा, और जो भी पॉइंट था 3 ये मैं बता दिया, कहाँ करने वाले स्वीडिश की, ये भी आपको याद रखना। तो ये आपका यहाँ पर सिद्धांत खत्म होता है। अब ली का सिद्धांत जानेंगे अगले वीडियो में। तो प्रवास के नेक्स्ट सिद्धांत में ली का प्रवास सिद्धांत आता है। अभी ये पुश एंड पुल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, शुरू में मैं आपको बताया था जब पहला प्रवास का मॉडल देखेंगे। अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करो यार, बहुत मेहनत किया हूँ मैं, और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पेड क्लास से कम थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, आप एक बार तुलना कर लेना। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ये खोजते वीडियो नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं एक नया हूँ, मैं फेमस नहीं हूँ, सब्सक्राइबर भी कम है, 90% देख के लोग भाग जाते हैं, 10% ही सब्सक्राइब करते हैं। मैं रेशियो देखा हूँ सब्सक्राइब का अपने यूट्यूब पर। तो सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट करो। कमेंट करने से ट्रस्ट लोगों को बढ़ता है कि भाई अच्छा बताया कंटेंट, पहले लोग कमेंट ही चेक कर लेते हैं। तो चलिए ली का प्रवास सिद्धांत समझते हैं। जनसंख्या प्रवास के 4 कारक ये ली बताए थे। अब ये 4 कारक ही उठा के एग्जाम में दे देता है। पहला कारक मूल स्थान के कारक, जो मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। दूसरा गंतव्य स्थान कारण, अब गंतव्य स्थान जो मतलब ट्रेवल कर रहे हैं। तीसरा मध्यवर्ती अवरोध जो आते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत कारक, मतलब पर्सनली कोई व्यक्ति अपने आप में परेशान हो जाए, इस कारण से वो क्या करता है, प्रवास करता है। ये पॉइंट याद होना चाहिए। अब मूल स्थान के कारक में क्या क्या आ सकते हैं, चलो पुश फैक्टर इसे कहा जाता है। पुश मतलब क्या है, कोई ऐसा प्रकोप आ गया, महामारी आ गया जहाँ से आप भाग जाओगे। जैसे कोरोना में चाइना लोग छोड़ के भागे शुरू में, फिर से कई देशों से लोग छोड़ छोड़ के भागे, कई देशों ने बैन कर दिया। पुश फैक्टर मतलब कोई ऐसी आपदा आ जाए, जैसे कि प्राकृतिक प्रकोप, रोजगार का अभाव, जैसे कुवैत गए वहाँ पर काम ही ना मिला, छोड़ के भागा हुआ घर, फिर से संसाधनों की भी जनसंख्या में वृद्धि, ये सारे पुश फैक्टर है। मतलब कोई ठेल दे, उठा के आपको फेंक दे, चल भैया यहाँ से भाग जो, अब यहाँ पर रह नहीं गया वो चीज़ें जो इसके लिए आप आए थे। अब पुल फैक्टर क्या होता है, पुल फैक्टर वो जो आकर्षित करे, जैसे रोजगार मिले, विविधता हो। अब मध्यवर्ती अवरोध क्या है, ये क्या होता है, मूल स्थान गंतव्य स्थान के बीच
अवरोध का काम करता है ये। मतलब मान लो आपका कोई स्थान एक है और ये एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। अब इसके बीच में कोई अवरोध, कोई भी अवरोध आ सकता है, मान लो ये सड़क ही टूट जाए, तो मध्यवर्ती अवरोध के कारण भी लोग प्रवास दूसरे स्थान से किसी और रूट से करेंगे। और भी हो सकते हैं यहाँ पर। दूरी बढ़ने के साथ प्रवासी की मात्रा कम हो जाती है, मध्यवर्ती अवरोध है। मतलब ज़्यादा दूर तक बार बार आपको ट्रैवल करना पड़ रहा, तो कहोगे बैक हम नहीं जाएंगे, क्या जरूरी है जॉब करने की, बहुत दूर पड़ जा रहा, अपना ही बिजनेस खोल लेते हैं, तो मध्यवर्ती अवरोध हो गया। चौथा, व्यक्तिगत कारक में आयु, मतलब एज का कारण हो सकता है ट्रैवल करने का। भैया युवा हो, कमाना है, पैसा वैसा, जाना पड़ेगा घर छोड़ के। लिंग का कारण हो सकता है। फिर से आपका अनुभव का कारण हो सकता है। जीवन स्तर हो सकता है कैसा है, व्यक्तिगत ज्ञान कैसा है, मनोवैज्ञानिक दशा कैसी है, ये सारे क्या है व्यक्तिगत कारक है प्रवास करने के लिए। अगर मान लो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दशा, आप दिमागी रूप से फिट नहीं हो तो मेडिकल में जाओगे, कहीं दवाई कराना है तो दूर जाना पड़ेगा ना, तो अभी प्रवास तो कर रहे हो। इंपॉर्टेंट टर्म थे वो समझा दिया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। अब भाई अब पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कोई घोर के पिलाएगा नहीं। मैं आपको घोर के पिलाने जैसा, मतलब गिलास में फेंट के रस रख दिया हूँ, पीना बस है। क्योंकि किताब पढ़ोगे ना तो ऐसे नहीं मिलेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा तब जाके ऐसे आपको मिलेगा। मतलब नोट बनाओगे तब ये नोट है मेरा, ऐसे नहीं है। अब ये बोलते हैं कि जो भी प्रवास हो रहा है उसका एक सिंबल बताते हैं कि धनात्मक कारक होते हैं, प्लस आकर्षित करता है आकर्षण में, जिसमें बच्चे अभिभावक आते हैं। जो मतलब प्लस मतलब क्या है, पॉजिटिव है, आकर्षित कर रहा है कोई चीज़, है ना, तो बच्चे ज़्यादा, अभिभावक ज़्यादा जाते हैं। अब दूसरा कारक ऋणात्मक कारक बताते हैं, बाहर जाने के बाद हो जाते हैं। संतान रहित, मतलब विवाह हो गया, भाई संतान नहीं इनके प्राप्ति हुए हैं। कोई लड़का है जब विवाह हो जाता तो माँ दादा क्या कहते हैं, कौन कपड़ा लत्ता देगा मेरा रुआ को, लेके जाओ जाओ कमाने जल्दी से। संतान रहित जब होते हैं तो जाते हैं कमाते हैं, भैया फिर से कमा के 6 महीने बाद आते हैं। तो ये इनका रोता है, रोज का रूटीन, मतलब 6 महीने बाद आना है जाना है। तो ये एक कारक हो गया ऋणात्मक, मतलब ये संतान रहित होते हैं। और यहाँ पर तीसरा कारक तटस्थ कारक, जीरो तटस्थ रहते हैं। अविवाहित, मतलब जिनका विवाह ही नहीं हुआ, तो माँ दादा कहता रही चलो भाई मेहरारू नहीं आई है, इनकी पत्नी नहीं आई है, तो इनको रहने दो भाई, अभी खेती बाड़ी करने दो यहीं पर, और पढ़ाओ लिखाओ, जो भी कराना है कराओ। तो ये 3 कारक ली महोदय बताते हैं। अब जो ये 3 कारक बताए हैं उसका मैं बता दिया। मान लो ये प्लस है, पॉजिटिव, तो जो अभिभावक होते हैं, बच्चे होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो यहाँ पर जब मान लो कोई पॉजिटिव है, यहाँ से अगर छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि छोड़ के यहाँ पर चला गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव कौन आएगा, बच्चे आएंगे, अभिभावक आएंगे। ऋणात्मक में कौन आएगा, वो आएगा जो बेचारा यहाँ पर अभी शादी करके आया है, अब कह रहा है भैया मेहरारू खिलाना तो जाना है, तो ये ऋणात्मक में आएगा। शून्य में कौन आएगा, शून्य में देखो, शून्य में कौन आएगा, वही रहेगा जो वहीं पर रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा। कौन रहेगा, वही लड़का जिसका शादी नहीं हुआ, अभी पढ़ लिख रहा है, बेचारा घर में कृषि कर रहा है, तो वो लड़के यहाँ पर आएंगे। तो ओरिजिन से डेस्टिनेशन जो होता है उसको ये बताते हैं। तो ली का मॉडल यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट मॉडल हमारा है माइग्रेशन में सोपानी संचलन मॉडल, स्टेप वाइज मूवमेंट मॉडल है। और ये जो है रेवेस्टिन की संकल्पना में जो द्वितीय सामान्यीकरण अवस्था, उसी के आधार पर ये दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार मित्रों, और शेयर कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट जरूर करो। दूसरा पॉइंट समझते हैं। तो पानी संचलन मॉडल में तीव्र वृद्धि वाले नगर के लिए उसके समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या सर्वप्रथम प्रवास करती है। तो कहता क्या है कि दूसरा पॉइंट कि मान लो ये कोई नगर है और तेज गति से डेवलप कर रहा है ये चारों ओर से। अब यहाँ पर मान लो कोई भी नगर है आपके एरिया में, कोई सिटी है जहाँ पर ये बहुत बड़े तरीके से डेवलप करा, बाद में वो नगर बन ही जाएगा। सिटी ले लो, नगर ले लो, जो भी एरिया है। अब यहाँ पर इसके इर्द गिर्द जो लोग वहीं जाएंगे। मान लो यहाँ पर इस एरिया में इसके इर्द गिर्द जो भी लोग बसे यहाँ पर छोटे छोटे गांव में, तो यहाँ से लोग निकल के ही तो जाएंगे, यहीं से लोग जाएंगे ना, और कहाँ से जाएंगे, यहाँ से नहीं ना आ जाएंगे। मान लो ये यूएस से तो नहीं ना आ जाएंगे, भारत में नहीं आएंगे ना, दुबई से नहीं ना आ जाएंगे, नहीं आएंगे। अब मान लो यूपी से नहीं कोई चला जाएगा, मुंबई में जाना होगा तो पहले मुंबई के आसपास के ही लोग जाएंगे ना मुंबई में। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी नगरों का तीव्र वृद्धि होता है उसके पास जो भी लोग होते हैं ना ग्रामीण क्षेत्र के, वही सबसे पहले प्रवास करके उस नगर में जाते हैं, तब वहाँ जनसंख्या बढ़ती है, धीरे धीरे दूर के लोग भी उसके करीब आते हैं। सोपानी संचलन, मतलब ये संचलन जो होता है, पहले गांव के लोग माइग्रेशन करते हैं उसके आसपास के, फिर से दूसरे उसके आसपास के गाँव के, फिर से उसके तीसरे, फिर से उससे बड़े गाँव से, उससे बड़े डिस्ट्रिक्ट से, सिटी से लोग बड़े नगर में जाते हैं। ऐसे ये सोपान में, मतलब स्टेप वाइज में ये क्या होता है, माइग्रेशन होता है। अगला पॉइंट का था जनसंख्या प्रवास पदानुक्रम पद सोपान में होता है, वही बताया हूँ
एक सीढ़ी में, पदसोपान मतलब क्या होता है, एक सीढ़ी नुमा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, है ना। अपना छत्ते पे जब चढ़ते हो तो क्या करते हो, एक पदसोपान में, तो पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी। तो मान लो ये नगर है, अभी पहले ही नहीं यहाँ चले जाओगे, यहाँ का तो नहीं जाएगा ना, पहले इसके करीब का लोग जाएगा, फिर से इसके करीब का लोग जाएगा, फिर से इसके करीब का, फिर से इसके करीब का। इसी हिसाब से नगर में सबसे करीब, फिर से उससे दूर, फिर से उससे दूर के लोग जाते हैं। इसे सोपानी संचलन मॉडल कहते हैं। प्रवास के मॉडल में जो आपका नेक्स्ट मॉडल है व्यवहार परक मॉडल, बिहेवियर मॉडल 1975 में जुलियन वॉलपर्ट ने दिया था, यूएसए के रहने वाले थे। देखो भाई, फिर से मैं बोलूँगा कि मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और मित्रों में शेयर जरूर करो। मैं चाहता हूँ कि एक बड़े मास में लोग देखने आए मेरे वीडियो की। मैं बहुत मेहनत किया हूँ, अब मैं बहुत डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ, एग्जाम आप व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 बार नेट निकाल चुका हूँ, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर दिया हूँ, कुछ क्वेश्चन से मेरा रुक गया था, आरपीएससी दिया हूँ तो रिजल्ट ही नहीं आया, पता नहीं उसका तो समझ में नहीं आया, मुझे 1 साल हो गया। तो अभी देना एचपीएससी तैयारी उसका भी कर रहा हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ। अपने जो वालपट महोदय कि मनुष्य की जो अभिरुचि होती है, आवश्यकता होती है और दृष्टिकोण होता है, इसी कारण क्या होता है, उसका व्यवहार जितना अच्छा होगा वहाँ के लोगों में, उसी के आधार पर ही क्या होता है, माइग्रेशन होता है। अगर व्यवहार वहाँ के लोगों में, जहाँ लोग जा रहे हैं, मान लो ये पॉइंट है माइग्रेशन करने का, दूसरा पॉइंट है यहाँ के लोग ही खराब हों, जैसे मैं सोमालिया का एग्जाम्पल दिया था दूसरे वीडियो में, तो सोमालिया में जाना है किसी को भारत से निकल के तो नहीं जाएगा भैया, वहाँ के लोगों का अभिरुचि, आवश्यकता और दृष्टिकोण जो है डाकुओं की है, लूट लेंगे सब आपको। जाने वाला व्यक्ति पहले अभिरुचि खराब हो जाएगा, आवश्यकता उसकी है ही नहीं, कहेगा बक कौन जाएगा। तो यहाँ पर जुलियन वाटपट कहते हैं व्यवहार, आवश्यकता और दृष्टिकोण बहुत जरूरी है किसी प्रवास में। वहाँ के लोकल लोगों का अगर अच्छा व्यवहार रहेगा, अभिरुचि रहेगी, दृष्टिकोण रहेगा, तो लोग वहाँ माइग्रेशन करके आएंगे, कामकाज करेंगे, आर्थिक उन्नति करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, जिस व्यक्ति को अपने निवास स्थान की तुलना में अन्य स्थान पर अधिक उपयोगिता मिलने की संभावना होती है, वो प्रवास निश्चय ही करेगा, ये निश्चय ही करेगा, निश्चय या निर्णय लेता है। किंतु जिससे अन्य स्थानों की तुलना में अपने ही स्थान पर उपयोगिता अधिक मालूम हो, वो स्थायी बना रहेगा। अब इस पॉइंट को समझते हैं। मान लो ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अब पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में एक डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस है, और यहाँ से इसको यहाँ अगर जाना तो एक कारण होना चाहिए। क्या क्या यहाँ पर सुविधा पहले की अपेक्षा दूसरे पर ज़्यादा होनी चाहिए। अब मान लो दूसरा जो जगह यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, तो लोग क्यों जाएंगे, बताओ हमको। जाओगे क्या? आप तभी ना जाओगे कहीं पर जब सुविधा आपको पहले अपने मूल्य स्थान हो उससे ज़्यादा मिले। तो पहले पॉइंट में कहते हैं कि जिस स्थान पर, पहले स्थान पर जहाँ पर व्यक्ति रहता है, पर्सन रहता है, वहाँ पर अगर सुविधा का अभाव है, उसकी तुलना में अन्य स्थान मतलब दूसरे स्थान पर सुविधा ज़्यादा है, तो लोग माइग्रेशन करेंगे। और जिस जगह पहले की अपेक्षा, मतलब मान लो ये पहला जगह है और ये दूसरा जगह है, अब इस जगह लोग तभी नहीं जाएंगे जब यहाँ पर सुविधा का क्या होगा, अभाव होगा। क्या होगा? सुविधा का अभाव होगा। अब दूसरे पर जो है, पहले की अपेक्षा दूसरे पर सुविधा का अभाव है, तो पहला आदमी अपना घर बार क्यों छोड़ के जाएगा। एक किसान है, मान लो अपनी खेती बाड़ी करके दूसरे जो जगह जाने का है, मान लो कोई नगर यहाँ जाने का है, यहाँ जाने का है, ये कमाएगा यहाँ जाकर 40,000, है ना। और यहाँ पर लोगों का व्यवहार भी खराब है, उनकी जो अभिरुचि, उनकी आवश्यकता, दृष्टिकोण भी बहुत खराब है, लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं है। लोग यहाँ का सोचते हैं कि हमारे यहाँ कमा रहा है, हमारे यहाँ से पैसा कमा रहा है, तो हमारी सुने। तो पहला जो व्यक्ति है अगर घर में ही 50,000 कमा लेता है यहाँ पर अपने मूल स्थान पर ही, तो 40,000 के लिए ताने बाने सुनने के लिए क्यों जाएगा, यहीं रहेगा। तो ये सेकेंड इनका पॉइंट कहता है कि अगर अन्य स्थानों की तुलना में अपने स्थान पर उपयोगिता अधिक मिल जाए, मालूम हो जाए, तो स्थायी बना रहता है कौन? व्यक्ति जो भी माइग्रेशन नहीं करेगा। तो ये आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। माइग्रेशन के मॉडल में गतिशीलता संक्रमण मॉडल, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल आता है जेलेंस्की महोदय का। ये आपको याद रखना, 1971 में यूएसए के रहने वाले ये मॉडल दिए थे। ये क्लियर आपको रहना ही है, जितने सन बता रहा हूँ, देश का नाम और कौन सा ये मॉडल दिए हैं, ये आपको एकदम कंट्रास्ट होना चाहिए। अब ये जो पहले पॉइंट बताते हैं, इसे शुरू करने से पहले वही कहता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन पहले मिलेगा, फ्री में है, पूरा ज्योग्राफी का मॉडल में बता रहा हूँ ऑल। और कोई भी टॉपिक फंसता है मुझे कमेंट कर सकते हो कि ये टॉपिक सर पढ़ाना है, कब पढ़ाओगे। तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो मित्रों में, ताकि मैं भी भाई थोड़ा व्यू पा सकूँ।
फ्री में पूरा कुछ दे रहा हूँ, सब कुछ A to Z ज्योग्राफी में फ्री में सारे, क्योंकि यूनिट 9 में जैसे लिखा हूँ उससे बहुत रेयर केस में आपको यूट्यूब पर कोई पढ़ाएगा, PYQ के आधार पर लिखा हूँ मैं, सब ऐसे ही लिखा हूँ अच्छा खासा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए गतिशीलता संक्रमण मॉडल को जानते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना। पहला जो यहाँ पर पॉइंट है गतिशीलता संक्रमण मॉडल का, इसमें जननांगी संक्रमण की जो अवस्थाएं हैं 5 जो दे रखे गए हैं उसके आधार पर देखा जाता है बहुत समानता है किसका, ये गतिशीलता संक्रमण मॉडल का। तो ये आपको याद रखना, अगर पूछता है कि समानता किससे रखता है गतिशीलता संक्रमण मॉडल, तो जननांगी संक्रमण की अवस्थाओं से जो 5 भागों में बांटा गया था। अब देखो जनसंख्या स्थानांतरण के 4 क्रमिक प्रकार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, एक जो होता है भाई एक देश से दूसरे देश में जाते हो, प्रादेशिक प्रवास होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हो, किसी प्रदेश में जाते हो, ग्रामीण से नगर में प्रवास करते हो, और अंतरनगरी एवं अंतरनगरी करते हो, एक नगर से दूसरे नगर में अपने ही एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास करते हो। तो ये 4 क्रमिक प्रवास अगर पूछता है किसमें दिया गया, किस सिद्धांत में, तो गतिशीलता संक्रमण मॉडल, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, जेलेंस्की के मॉडल में ये दिया गया है। अब चलो जेलेंस्की महोदय जो है जननांगी संक्रमण की 5 अवस्थाओं पर जो बांटे हैं इसको जान लेते हैं कि कैसे माइग्रेशन होता है इस 5 अवस्थाओं के आधार पर। तो प्रथम जो अवस्था है इसमें क्या होता है कि जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रवास नगण्य, उच्च जन्म मृत्यु दर जनसंख्या में होती है, वृद्धि मंद होता है, लोग अपने मूल निवास से दूर नहीं जाते हैं, जैसे अफ्रीका अभी कुछ कंट्री बचा हुआ, सारे देश इससे लगभग गुजर चुके हैं इस अवस्था से। और इसमें याद रखना है कि भाई वैसे अमीर नहीं होते, गरीब होते, बहुत ज़्यादा लोग जन्म लेते हैं मर भी जाते हैं, सुविधाओं का अभाव है, तो जनसंख्या से अंतर्राष्ट्रीय कहाँ से प्रवास करेंगे। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग जो है प्राकृतिक तौर पर ही जीते हैं, तो इसी आधार पर देखा जाए तो इसमें कहाँ से प्रवास हो पाएगा प्रथम अवस्था में, यह प्रथम अवस्था है, माफ कीजिएगा। अब इसमें सेकेंड जो पॉइंट है पिछड़ेपन, संचार यातायात सुविधा की कमी होती है, देखिए मिस्टेक हुआ है, तो सुविधा की क्या होती है, कमी होती है, यहाँ पर कमी होगा, ठीक है, कमी होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये होगा, ठीक है। तो इस अवस्था में प्रथम अवस्था में क्या होता है, खूब जनसंख्या जन्म लेती हुई मृत्यु, वही ट्रांजिशन फेस पड़े होना, ऐसे चलता है एक जगह से, और मान लो ये पॉइंट हो गया, यहाँ से एक दूसरे के ऐसे ही चलेगा, ठीक है, फिर से यहाँ से जाके ये आगे बढ़ जाता है, ये डाउन हो जाता है। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है कि लोग ज़्यादा जन्म मृत्यु होता भी है, और कोई है यहाँ पर टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ें का ज़्यादा विकास हुआ ही नहीं, ना के बराबर है, पिछड़ापन एरिया, संचार है ही नहीं, यातायात की सुविधा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, लोग माइग्रेशन ही ना के बराबर करेंगे, ठीक है। अब द्वितीय अवस्था जो है ट्रांजिशन का मैं बता रखा हूँ, नोटेशन और थॉमसन का, कब आया था, 1929 में और 1945 में, ये आपको याद रखना है। और ये जो द्वितीय अवस्था है इसमें क्या होता है कि उच्च जन्म दर बना रहता है, आपको पता ही है, ऐसे ग्राफ है, और यहाँ से ऐसे ऐसे आया था, और यहाँ से ये ऊपर चला जाता है, ये आपका जन्म दर, और मृत्यु दर धाए नीचे गिर जाता है, तो मृत्यु दर में क्या होता है, ह्रास होने लगता है। अब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि तीव्र हो रही है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करना यहाँ से शुरू करते हैं, मतलब जनसंख्या ज़्यादा तो लोग प्रवास करेंगे, भैया डेंसिटी ज़्यादा होगी, एक घर में 10 लोग हो तो वहाँ से निकल के लोग बाहर जाएंगे, नहीं तो पता चला उसी में अपना के मर जाएंगे, तो यहाँ से प्रवास शुरू होता है, सेकेंड अवस्था था, ये आपको याद रखना है। अब ये प्रवास किधर होता है, छोटे नगरों से बड़े बड़े नगरों की तरफ प्रवास होता है, तो कहाँ जाते हैं, मान लो अपने किसी छोटे से कस्बे से एरिया से निकल के गाँव से कहाँ जाएंगे, मुंबई जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मुंबई जाएंगे, तो बड़े बड़े नगरों की ओर छोटे छोटे एरिया से बड़े नगर की ओर प्रवास करते हैं सेकेंड अवस्था में। अब तृतीय अवस्था है, इसमें क्या होता है, इसका पहला पॉइंट, जन्म दर भी गिरने लगता है, मृत्यु दर पहले से ही ह्रासमान रहती है, जैसे कि यहाँ मैं ग्राफ फिर से बनाता हूँ, ये पहली अवस्था, अब यहाँ से एक ग्राफ चली थी, ये दूसरी अवस्था हो गया, अब ये यहाँ से डाउनफॉल हुआ, ये तो इसे ह्रासमान आ गया, तो ये तीसरी अवस्था हो गया। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर गिरने लगी, मृत्यु दर में भी ह्रास होने लगा, तो जन्म दर गिर के 3 पर यहाँ पर आ गया। और सेकंड पॉइंट है कृषि भूमि पर जनसंख्या का ज़्यादा दबाव होता है, मान लो ज़्यादा जनसंख्या हो गई है और जन्म दर भी गिर ही रहा, मृत्यु दर तो पहले से गिर रखा है, तो कृषि भूमि पर क्या होता है, दबाव आने लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग व्यापार, यहाँ पर परिवहन के विकास से नगरीय विकास में प्रोत्साहन मिलता है, जब उद्योग का विकास होता है, कृषि पर दबाव पड़ता है, तो व्यापार पर, परिवहन पर, सारे पर यहाँ पर विकास होता है,
तो नगरीय विकास को भी क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। नगर का विकास तभी होगा ना जब उद्योग आएंगे, व्यापार होंगे, परिवहन होंगे। तो ये तृतीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण से नगर की ओर जो है प्रवास ज़्यादा होता है इस अवस्था में, तृतीय में। और फिर से नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, सीमांत प्रवास कम होता है, क्योंकि लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, एक गांव से निकल के मुंबई कमाने जा रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास उतना कहाँ करेंगे। मुंबई वाले जाएंगे ना विदेश कमाने, मुंबई वाले जाएंगे किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में, क्योंकि गांव की जनसंख्या मुंबई गई तो मुंबई के लोग कहाँ जाएंगे, वहाँ का जो बिजनेसमैन है विदेश जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करेंगे, तो वहाँ कम होता है, कम लोग जाते हैं। चौथा इनका जो आता है अवस्था, इसमें पहले पॉइंट में जन्म दर और मृत्यु दर गिर के समान हो जाता है। अभी इस अवस्था में जैसे कि 1 2 3 यहाँ हो गया, तो प्रथम फेज चला, इसे सेकेंड फेज थे, ये आया, ये बना रहा, ये गिर के यहाँ आया, तीसरी फेज, और चौथा फेज में ये गिर के समान हो गया, एक समान हो गया। अब यहाँ पर एक समान जनसंख्या हो गई, जन्म दर मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि अल्पतम तथा जनसंख्या स्थायी हो गई, यहाँ पर आ गया एक समान हो गया। वृद्धि भी अल्पतम है और जनसंख्या पूर्ण रूप से स्थायी हो गई है। अब ये इससे नेक्स्ट पॉइंट लास्ट में चतुर्थ अवस्था में अंतरनगरी, इंटर अर्बन तथा अंतरनगरी, इंट्रा अर्बन प्रवास अधिकतम होता है। एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास अधिकतम होता है। याद रखना, मुंबई से महाराष्ट्र के जो भी एरिया है वहाँ से निकल के लोग कहाँ जाएंगे, केरल जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे लोग जाएंगे गोवा, केरल, मतलब दिल्ली। पंचम अवस्था ये वर्तमान काल में नहीं पाया गया है, ये कौन कहता है, जेलेंस्की महोदय कहते हैं। सेकेंड जो यहाँ पर पॉइंट है, जन्म दर घट के मृत्यु दर से कुछ नीचे चला जाता है। ये देखिए अवस्था जो मैं पढ़ा था ट्रांजिशन फेस, उसमें बताया था कि जो है इसमें बहुत मतभेद है, कभी मृत्यु दर ऊपर हो जाता है, कभी जन्म दर नीचे आ जाता है। तो ये ऐसे फेस चलता रहता है। ये मान लो ये जन्म दर है, ये मृत्यु दर है, अभी कभी ये नीचे आ गया, कभी ये ऊपर चला गया। जब आप वृद्धि मॉडल पढ़ोगे जनसंख्या का, वहाँ पर मैं ट्रांजिशन फेस पढ़ा रखा है, और वहाँ पर नोटेस्टीन का और फिर से आपका थामसन के अनुसार में बता रखा है क्योंकि ये मतभेद क्यों है, और ये ऊपर जाता है कभी मृत्यु दर और कभी जन्म दर ऊपर आता है, ऐसे क्यों होता है, इसके बारे में डिटेल में बता रखा। बहुत सारे विद्वानों के बीच में मतभेद है कि कभी जनसंख्या ज़्यादा जन्म लेती है तो कभी कुछ लोग ज़्यादा मर जाते हैं। ये अवस्था एक दूसरे के लगभग समानतः चलती रहती है। और पंचम अवस्था का अभी वर्तमान में पाया नहीं गया है, बताता अवस्था। और फिर से नेक्स्ट इसका पॉइंट है जनसंख्या ह्रास मान की ओर होती है, जापान, इटली, यूक्रेन, ग्रीस, क्रोएशिया। तो यहाँ पर देखिए लगभग जनसंख्या सब ह्रास ही जा रहा है, किस देश में जा रहा है भी बता रखा है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है नगर से नगर या नगर के भीतर ही जनसंख्या गतिशील अपने चरम सीमा पर होगी। मतलब ये देखा जाए तो यहाँ पर नगर से नगर लोग जाते हैं, और इसके भीतर ही, नगर के भीतर ही, मतलब जापान के अंदर, इटली के अंदर, यूक्रेन के अंदर, एक देश के अंदर देखा जाए तो जो भी गतिशीलता होगी वो चरम सीमा पर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है बूढ़े लोग होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, तो बड़े बड़े नगरों में प्रवास करते हैं, एक नगर से दूसरे नगर में यहाँ पर लोग प्रवास करते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया साफ साफ कि ये अवस्था जो है कुछ ही देशों में होगी, लेकिन वर्तमान काल तक नहीं पाया गया है, नहीं आया है पूर्ण रूप से ये अवस्था। अभी बहुत सारे देश हैं जैसे कि जापान हुआ, वो एक ऐसा पॉलिसी लाया कि लोग सामूहिक जो है संबंध बनाए, जल्दी से बच्चा और पैदा करें, क्योंकि जापान को बूढ़ों का देश कहा जाता है, पैसे बहुत ज़्यादा लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। अब देखिए यहाँ पर सारे माइग्रेशन के मॉडल खत्म होते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो बता देता हूँ। देखो ऐसे ही पॉइंट मैं लिख रखा है, लगभग 60 से 800 पॉइंट, बहुत ज़्यादा होंगे, किताबें हैं सारे, एक सिद्धांत है किसने दिया, किसने कौन सा टर्म प्रयोग किया। अब यहाँ पर देखो डेमोग्राफिक ग्रेविटेशनल जो है 1947 में जॉन क्यू स्टुअर्ट ने दिया था। ये जो मॉडल है ये 1947 का, ये आधारित है प्रवास का न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर, ये आपको याद रखना है, और ये पूछा गया एग्जाम में, तभी मैं यहाँ पर नोट किया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अलगाव बिंदु 1949 में कन्वर्स ने दिया है। हमलैंड शब्द आंध्र एलिक्स ने 1914 में, भारत में रामलोचन सिंह ने। नगर प्रदेश सिटी रीजन शब्द डिकिंसन और हैरिस ने। नेक्स्ट पॉइंट ज्योग्राफी ऑफ टाउन बुक जो है, और अर्बन फिल शब्द का प्रयोग स्मेल से नहीं किया था। और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है नॉर्दर्न ने नगरीय प्रभाव क्षेत्र का उपयोगी माना था, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन ने भूपृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है अंतक्रिया मॉडल H.C. कैरी ने 1858 और 1859 में दिया था, ये आपको याद रखना। सूत्र है यहाँ पर ये L बराबर आपका है P1 P2 बटे H, आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पर है सूत्र पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं।
आपको ये ध्यान रखना है। पूर्णतः यहाँ पर मैं जो है माइग्रेशन का मॉडल बता दिया। अब ये जो जो टर्म है यहाँ पर कोटेशन है, शब्द किसने कौन प्रयोग किया, ये सारे मैं हर एक यूनिट का, जैसे मान लो अर्बन का है, जनसंख्या का 10 यूनिट है भूगोल में, 200 यूनिट का मैं पूरा लिखा हूँ बुक, टर्म एंड कंडीशन और कौन सिद्धांत किसने कब दिया, सब बस लिखा हूँ। ये मिलान द कॉलम में ऐसे पूछे जाते हैं, किताब पूछ देता है मिलान द कॉलम में किसने सिद्धांत कब दिया, कौन सा शब्द किसने प्रयोग किया, ये सारे मैं लिखा हूँ। 800 से ऊपर ही होगा लगभग, और मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ, थोड़ा और बाकी है। फिनिशिंग समय में जब एग्जाम आएगा तब मैं उसे दे दूंगा मटेरियल को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो, कमेंट करके राय दो कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको PYQ में कितना आसानी दे रहा है सॉल्व करने में। गरीबों के लिए चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।